हेलो एवरीवन। ल्यूसेंस जीके में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम पढ़ेंगे द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इन्हें हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल देश के सबसे इम्पोर्टेंट कानूनी अफसर है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन है, फर्स्ट सिटीजन होता है राष्ट्रपति, वैसे ही देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य एडवाइजर है। सबसे मेन एडवाइस देने वाले व्यक्ति यही है लीगल मैटर्स में। कोई भी लीगल मैटर है, भारत सरकार पर किसी ने केस कर दिया है, केस को संभालने वाला व्यक्ति या उस केस पर एडवाइस देने वाला व्यक्ति कौन होगा, अटॉर्नी जनरल या फिर उनका ऑफिस। ये पिक्चर हमारे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल की है। इनका नाम है के वेणुगोपाल। अब इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, तो इन्हें अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास सबसे खास पावर जो है किसी एक ऑफिस को लेकर, वो यही ऑफिस है अटॉर्नी जनरल का। इन्हें अपॉइंट भी राष्ट्रपति करते हैं, इन्हें हटाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के सुझाव के बिना नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली उन्हें अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अब एक अटॉर्नी जनरल की क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहला तो ये है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जितनी भी क्वालिफिकेशंस है वो पूरी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर दूसरा या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होने चाहिए, और अगर जज नहीं रहे हो तो हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील यानी एडवोकेट की तरह काम किया हो, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। एमिनेंट ज्यूरिस्ट की वैसे तो कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं है, लेकिन एमिनेंट ज्यूरिस्ट अगर हम समझें तो इनका मतलब है कि कोई अद्भुत कानून की जानकारी रखने वाला हो, या फिर प्रेसिडेंट को लगता हो कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वकील है, तो उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही डिस्चार्जेस द फंक्शंस कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। तो फंक्शंस कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान द्वारा दिए गए जो उनके ऊपर दायित्व हैं उन्हें पूरा करना होगा। अब जो अटॉर्नी जनरल है वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होंगे। कैबिनेट के मेंबर कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में केवल कैबिनेट के मंत्री, राज्य के मिनिस्टर्स भी कैबिनेट का पार्ट नहीं होंगे। कैबिनेट में केवल 15 से 20 से 25 मंत्री ही होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और कानून मंत्री का एक अलग पद ज़रूर है, लेकिन और वो कैबिनेट का पार्ट हो भी सकता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल की बात करें तो वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, उनकी मीटिंग में वो हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये कैबिनेट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन शायद ये एक अकेला ऑफिस है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होने के बावजूद संसद में जा सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी में भी, या जॉइंट सेशन में भी जा सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मेंबर नहीं है, सांसद नहीं है। संसद में जाकर बोल तो सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। He is entitled to the privilege of a member of parliament in the performance of his official duties. The Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India. तो अटॉर्नी जनरल देश की किसी भी अदालत में जा सकते हैं केस के लिए, और वहाँ उन्हें सुनवाई का अधिकार होगा। यानी सोचो, सेशंस कोर्ट में किसी ने केस कर दिया भारत सरकार पर, अब वहाँ पर जनरली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या सरकारी वकील है वही केस लड़ते हैं। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल को लगता है कि केस बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो किसी भी दिन उस अदालत में पहुँच सकते हैं और जज उन्हें मना नहीं कर सकते। ये अटॉर्नी जनरल का स्पेशल प्रिविलेज है। ही इज़ नॉट अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट नॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के एम्प्लॉय नहीं हैं, उन्हें केस बाय केस बुलाया जाता है, इसलिए वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लीगली अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं और दूसरे केस अपने लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो एक सरकारी नौकर नहीं है। थैंक यू। होप आपको हमारा ये लेक्चर अटॉर्नी जनरल पे पसंद आया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।